नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन एक बार फिर से बंगाल शैली और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यानी बंगाल शैली और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो पार्ट नंबर 3 है वो लेकर के आए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 1, अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में बताइए। तो चुगताई के चित्रों में एक तो मुगल और यानी मुगल फारसी प्रभाव व रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है इनके चित्रों की। दूसरा, जो चुगताई है इसके पूर्वज यानी शाहजहां के वास्तुकार कौन अहमद थे, उसके वंशज थे। उसके कौन थे? उसके वंशज थे। उसके वंशज थे ये, जिन्होंने किसने, ये जो अहमद था, इस अहमद ने दिल्ली के जामा मस्जिद, लाल किला, यानी दिल्ली में तो जामा मस्जिद और लाल किला, और आगरा के ताजमहल की ये क्या रहे थे? वास्तुकार रहे थे। और चुगताई के चित्रों के जो विषय थे वो कैसे थे? हिंदू और पौराणिक विषय रहे थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रसिद्ध चित्रों के नाम लिखिए। तो अब्दुल रहमान चुगताई के प्रसिद्ध चित्रों के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें प्रसिद्ध चित्र आते हैं उदास राधिका, उमर खयाम, हीरामन तोता, एक पेड़ के नीचे महिला, संगीतकार महिला, एक मकबरे के पीछे आदमी और एक कब्र के पास महिला व दीपक जलाते हुए महिला। ये अब्दुल रहमान चुगताई के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रात में शहर नामक प्रसिद्ध चित्र के बारे में विस्तार से बताइए। अब एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि रात में शहर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो इसका तो सीधा सा आंसर आता है गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो ये प्रश्न तो अपन कर चुके। अब अपन ये जो रात में शहर नामक प्रसिद्ध चित्र है इसके बारे में विस्तार से देख रहे हैं कि क्या है इस चित्र में, इन्होंने क्या दर्शाया है। ये है ये चित्र रात में शहर। ये चित्र 1922 ईस्वी में किसने बनाया? गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। और यह चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जल रंग माध्यम में बनाया था। इसके साथ अगर अपन बात करें तो यह गगनेंद्र नाथ टैगोर है, यानी यह चित्र है जो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी शैली में बनाया? घनवादी शैली में बनाया, यानी घनवादी शैली में यह चित्र बनाया। इस चित्र में गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्या बनाई गई? रहस्यमय और काल्पनिक नगर, यानी रहस्यमय और काल्पनिक नगर बनाए गए। जैसे कि अपन कह सकते हैं द्वारका। द्वारका क्या है? भगवान कृष्ण का पौराणिक निवास स्थान था। हो सकता है वो इन्होंने बनाया हो, या इन्होंने स्वर्णपुरी बनाई हो, यानी द गोल्डन सिटी। कि ये सारे के सारे, यानी ये जो दोनों शहर अपन कह सकते हैं कि ये जो रात में शहर नामक चित्र है, ये पूरा का पूरा शहर इन्होंने कल्पना पर आधारित बनाया। ये कल्पना का शहर है। ये द्वारका भी हो सकता है, ये स्वर्णपुरी भी हो सकता है। इसके साथ इसमें आपने, यानी किसने, अब्दुल रहमान चुगताई ने क्या है? हीरे के आकार के विमानों, हीरे के आकार की क्या दर्शाए? देखो, हीरे के समान इन्होंने क्या दर्शाए? यानी विमान दर्शाए। विमानों और प्रिज्म जैसे रंगों को क्या किया? इन्होंने चित्रित किया। प्रिज्म एक होता है तिकोना कांच का शीशा। तिकोना कांच का यानी तिकोना शीशा होता है जिसके अंदर से प्रकाश क्या करता है? निकलता है, यानी प्रकाश निकलता हुआ दिखाया गया है। फिर आगे बात करें तो पेंटिंग में, यानी ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जिक जैक पर्वत श्रृंखला और विमान बनाए हैं। यानी एक पर्वत श्रृंखला बनाई जिसका नाम क्या है? जिक जैक पर्वत श्रृंखला बनाई है। और इसके साथ इन्होंने क्या बनाए? विमान बनाए, जिसमें क्या है? कृत्रिम रोशनी निकल रही है। इन सब में से क्या निकल रही है? रोशनी देखो कृत्रिम निकल रही है। यानी इस चित्र को ध्यान से देखो, एक अलग ही प्रकार का चित्र, यानी अलग प्रकार की रोशनी अपन को नजर आ रही है। और चित्र में कहीं कहीं क्या है? अंतहीन गलियारे हैं, यानी गलियां हैं जो अंतहीन है, खंबे हैं, हॉल है और आधे खुले दरवाजे। इसके साथ साथ रोशनी वाली खिड़कियां और मेहराब आदि जादू की दुनिया के सम्मान ये चित्र बनाया गया है। ये चित्र किसका है? ये चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर का बनाया हुआ
बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? रात में शहर नामक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र ये इसका माना जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे। अगला प्रश्न, समुद्र के गर्व पर विजय पाते राम। समुद्र के गर्व पर यानी समुद्र के गर्व पर विजय पाते राम नामक ये प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो शॉर्ट में प्रश्न आए तो सीधा प्रश्न यही आया, किसका है ये प्रसिद्ध चित्र? ये प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा का। यानी समुद्र पर विजय पाते राम नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ये प्रसिद्ध चित्र है राजा रवि वर्मा का। ये देखो ध्यान से, ये राम है और ये क्या है? समुद्र है। इस समुद्र के गर्व को यानी उसके घमंड पर क्या कर रहा है राम? विजय प्राप्त कर रहा। कैसे? देखो, यह चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा ऑयल पेंट यानी तेल चित्रण, ऑयल पेंट यानी तेल चित्र में बनाए गए, यानी तेल रंगों से बनाया गया चित्र है। बात करें दृश्य की, तो यह दृश्य कहां से लिया गया? वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि की रामायण से यह दृश्य लिया गया है, जहां पर राम को दक्षिण भारत में कहां पर? लंका द्वीप तक अपनी सेना को ले जाने के लिए एक पुल की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। यानी यह दृश्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, जहां पर राम दक्षिण भारत में जब लंका द्वीप पर जाना चाहते हैं, तो उस समय अपनी सेना को जो बीच में समुद्र आता है, वो समुद्र पार करवाने के लिए एक पुल की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए समुद्र को पार करने की अनुमति मांगते हैं। इसके लिए राम क्या करते हैं? समुद्र से समुद्र को पार करने की अनुमति मांगते हैं। किंतु गर्व यानी घमंड में कौन? वरुण देव यानी समुद्र। घमंड में वरुण देव कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, राम को किसी भी प्रकार का क्या नहीं देता है? उत्तर नहीं देता है। तब राम ने धनुष से यानी तब राम ने धनुष के प्रहार करने की क्या है? सोची। तब राम ने क्या है? धनुष से प्रहार करने की सोची, और धनुष से प्रहार करने की सोची तो ये वरुण देवता है, ये राम के सामने प्रकट हो जाता है और राम को रास्ता देने के लिए राजी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये घमंड में था कौन है? समुद्र, वरुण देव की राम को प्रत्युत्तर नहीं देता है, और उसी प्रत्युत्तर देने के लिए राम क्या करता है? अपने धनुष से प्रहार करने की सोचता है। तो इसी प्रकार राम है जो समुद्र का क्या करता है? मान मर्दन यानी गर्व मर्दन या घमंड क्या करता है? तोड़ता है। अगले प्रश्न की बात करें तो राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्रों के नाम लिखिए। यानी राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध जो चित्र हैं, उन प्रसिद्ध चित्रों के बारे में क्या करना है? नाम लिखना है या फिर बताना है। तो राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्रों में है अहिल्या की मुक्ति, सीता के विवाह पूर्व शिव के धनुष को तोड़ना, यानी सीता जी का विवाह करने से पहले राम जी ने जो शिव का पुराना धनुष था उसको खंडन किया था या उसको तोड़ा था। सीता और लक्ष्मण का सरयू नदी को पार करना, सीता और लक्ष्मण किस प्रकार से सरयू नदी यानी जो सरयू नदी है उस नदी को क्या करते हैं? पार करते हैं। रावण द्वारा सीता का हरण करना, यानी रावण के द्वारा सीता का हरण करने का दृश्य भी राजा रवि वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। जटायु के द्वारा यानी जटायु के सीता को बचाने का प्रयास, यानी जटायु है जो सीता जी को बचाने का प्रयास करता है। कब? जब रावण सीता जी का हरण करके लेके जाना चाहता है तब। अशोक वाटिका में सीता, अशोक वाटिका में कौन? सीता जी बैठी हुई, इस प्रकार का चित्र। और राम का राज्याभिषेक नामक ये जो चित्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं किसके? राजा रवि वर्मा के। अगले प्रश्न की बात करें, यात्रा का अंत नामक प्रसिद्ध चित्र के बारे में बताइए। यानी यात्रा का अंत नामक ये प्रसिद्ध चित्र है, ये किसका है? ये प्रसिद्ध चित्र है अवनींद्रनाथ का। किसका? अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। देखो इसमें क्या है? एक ऊंट है, इस ऊंट को दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। यह चित्र 1913 में किसके द्वारा बनाया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस चित्र को किस माध्यम में बनाया? जल रंग यानी जल रंग पद्धति में किस पर बनाया? कागज पर बनाया था ये चित्र। इस चित्र में एक थके हुए ऊंट को लाल पृष्ठभूमि में दिखाया गया है। ये देखो, ये पृष्ठभूमि यानी इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? लाल है। यानी लाल पृष्ठभूमि किसको? एक ऊंट को, और ऊंट भी कैसा है? थका हुआ ऊंट है। एक थके हुए ऊंट को लाल पृष्ठभूमि में दिखाया गया है। जो कौन? ऊंट जो दिन के अंत के साथ, यानी ऊंट है जैसे जैसे दिन का अंत होता है उसी के साथ ऊंट की यात्रा भी क्या हो जाती है? खत्म होती हुई दिखाई गई है। यानी ऊंट की यात्रा भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, इस प्रकार से दिखाया गया है।
ऊंट की शारीरिक विशेषताओं यानी ऊंट किस प्रकार से बैठ रहा है उनकी विशेषताओं को रंगों तथा रेखाओं के द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। चित्र का विषय वह चित्रण संवेदनशील दिखाई जाता है, यानी चित्रण का विषय देखें या चित्रण की जो संवेदनशीलता है, यानी चित्रण का विषय और जो चित्रण है यह बहुत ही संवेदनशील चित्र राजा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। यह चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है और चित्र का विषय और चित्रण बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कला का पिता कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों के बारे में बताइए। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा यानी यात्रा का अंत नामक चित्र है, इसके अलावा और कौन कौन से बहुत ही प्रसिद्ध इसके चित्र हैं जो बनाए गए हैं उनके बारे में बताना है। उनमें एक है द फॉरेस्ट यानी जंगल, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रेवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट, अरेबियन नाइट्स। ये कई प्रकार के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं जो इन्होंने 45 चित्रों की क्या बनाई थी, श्रृंखला बनाई थी। तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नंदलाल बोस के जीवन और कृतित्व यानी नंदलाल बोस के जीवन और कृतित्व का वर्णन कीजिए। यानी नंदलाल बोस ने अपने जीवन यानी उनके जीवन पर और उनके कृतित्व यानी इन्होंने कला के क्षेत्र में क्या कार्य किया उसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। बहुत ही प्रसिद्ध यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को पूछने की पूरी संभावना है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की और नंदलाल बोस जो किसके, अवनींद्रनाथ, जो अवनींद्रनाथ के शिष्य थे उसको शांति निकेतन का क्या बनाया था भाई, प्रमुख बनाया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना करी और नंदलाल बोस को क्या है, शांति निकेतन का प्रमुख बनाया। और नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? नंदलाल बोस के गुरु थे अवनींद्रनाथ। कौन? अवनींद्रनाथ। तो ये किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय था। कौन सा? शांति निकेतन। फिर बात करें आगे, नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में एक कलात्मक परिवेश तैयार किया। यानी नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में एक कलात्मक परिवेश यानी कला के क्षेत्र में एक परिवेश बनाया और भारतीय लोक कला और भारतीय लोक कला संस्कृति व ठप्पा लोक कला शैली को क्या दिया, महत्व देकर के अपने छात्रों को यह सब क्या है, सिखाया था। फिर बात करें 1937 ईस्वी में जब कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, उस समय महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को चित्रण हेतु आमंत्रित किया था। कहां पर? हरिपुरा में। यानी 1937 में महात्मा गांधी ने जब हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस समय नंदलाल बोस को चित्रण करने के लिए गांधी जी ने बुलाया था। जिसमें किसमें? यानी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। इसमें नंदलाल बोस ने क्या है, मध्यम वर्ग और मेहनतकश लोगों का क्या किया, चित्रण किया। जिसमें ढोल बजाने वाले ग्रामीण और खेत में काम करते किसान, दूध निकालती महिलाएं, ये इसके क्या है, विषय रहे थे। इन विषयों पर इन्होंने क्या है, चित्र बनाए थे। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्र निर्माण में अपनी मेहनत से योगदान किया। यानी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान किया। और इन पोस्टरों में राष्ट्र निर्माण में किसने योगदान किया? जैसे ढोल बजाने वाले हैं, जो ग्रामीण लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो किसान है, दूध निकालने वाली महिलाएं हैं, इन सब ने यानी उन विषयों पर चित्र बनाया जिन लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी मेहनत से क्या दिया, योगदान दिया। इन पोस्टरों में महात्मा गांधी के समाजवादी विचार दिखाई देते। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के जो पोस्टर थे, उन पोस्टरों में गांधी जी के किस प्रकार के विचार दिखाई देते हैं? तो गांधी जी के समाजवादी विचार दिखाई देते हैं।
इन चित्रों व पैनलों को क्या कहा जाता है? हरिपुरा पोस्टर के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, भारत के प्रथम ज्यामितीय यानी क्यूबिस्ट यानी घनवादी, ज्यामितीय बोलो, क्यूबिस्ट बोलो या फिर घनवादी बोलो, घनवादी चित्रकार कौन थे? तो ये थे कौन? गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने ज्यामितीय शैली यानी क्यूबिस्ट में क्या है? कई चित्र बनाए, जिसमें उन्होंने कार्टून और इसके अलावा घरों के अंदर यानी घरों के अंतर बोलो या फिर घरों के अंदर यानी अंदर के जो भाग है उस भाग को इन्होंने क्या है? चित्रित किया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय कला में आधुनिकतावाद क्या है? या फिर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, क्यों प्रसिद्ध रहा, इसके बारे में। तो सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन है वो अपने पूर्ण यौवन पर था, यानी अपने पूर्ण चरम पर था। यह तत्कालीन चित्रों और विचारों में दिखाई देता है। और इस बात की पुष्टि की स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय पूर्ण यौवन पर था। इस बात का प्रभाव अपन को उस समय के जो चित्र बने उनमें दिखाई देता है। इस समय काकुजो और ओकाकुरा जो जापानी चित्रकार थे ये कहां आए थे? ये भारत आए थे और इनका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना तथा इन दोनों चित्रकारों ने शांति निकेतन में धोने की पद्धति यानी वॉश पद्धति की क्या दी? शिक्षा दी। यानी जो काकुजो और ओकाकुरा जो जापानी चित्रकार भारत आए थे उनका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हुए दोनों ने भारत में शांति निकेतन में धोने की पद्धति यानी वॉश तकनीक की जो शिक्षा है वो छात्रों को दी थी। और धोने की पद्धति यानी ये जो धोने की पद्धति है, जो वॉश पेंटिंग है, ये पाश्चात्य तेल चित्रण है, उस तकनीक का क्या था? एक विकल्प था कि नहीं उसमें कार्य न करके किसमें करो? धोने की पद्धति यानी वॉश पद्धति में क्या कर सकते हैं? कलाकार कार्य कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बंगाल के चित्रकारों ने किस तकनीक को अपनाया? तो बंगाल के चित्रकारों ने धोने की पद्धति यानी वॉश तकनीक को अपनाया था। अगला प्रश्न, कंपनी शैली पर आधारित भारतीय चित्रकार कौन थे? कंपनी शैली पर आधारित भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। अब राजा रवि वर्मा कौन थे या राजा रवि वर्मा के बारे में बताइए, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जवाब रहेगा कि राजा रवि वर्मा जो त्रावणकोर राजघराने के क्या थे? दरबारी चित्रकार थे। और राजा रवि वर्मा एक आत्म दीक्षित चित्रकार, आत्म दीक्षित का मतलब राजा रवि वर्मा अपने चित्रों की शिक्षा लेने के लिए किसी विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी, अपने आप सीखे थे। आपके चित्रों में किसके? राजा रवि वर्मा के चित्रों में पाश्चात्य तकनीक यानी तेल चित्रण और इसके साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय विषयों हेतु किया गया। यानी राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तकनीक में कार्य किया, तेल चित्रण में कार्य किया और इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे जो लोकप्रिय विषय थे उनके चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की, अब रामायण और महाभारत के उस समय चित्र बनाए तो राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग बढ़ गई और मांग बढ़ने के कारण राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की मांग को पूरा करने के लिए क्या? ओलियोग्राफ छपवाकर बाजार में कैलेंडर के रूप में घर घर पहुंचाए। यानी राजा रवि वर्मा ने क्या छपाए? ओलियोग्राफ। ओलियोग्राफ का मतलब एक राजा रवि वर्मा ने प्रेस खोली और उस प्रेस में राजा रवि वर्मा के रंगीन चित्र जो ऑयल से बनाए जाते थे, ऑयल से बनाए गए रंगीन चित्रों को ओलियोग्राफ कहा जाता है और सीधे तौर पर अपन कहें तो उनको कैलेंडर चित्र भी कहा जाता है। तो राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की मांग को पूरा करने के लिए क्या किया? ओलियोग्राफ छपवाए, ओलियोग्राफ छपवाए और उन ओलियोग्राफों को घर घर तक क्या कर दिया? पहुंचा दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल स्कूल के उदय के साथ ही राष्ट्रीय विचारों और भावनाओं का भी क्या हो गया था? उदय हुआ था। और राजा रवि वर्मा की कला को विद्वानों ने क्या कहा था? पश्चिमी प्रभाव युक्त मान लिया था। यानी राजा रवि वर्मा की कला के बाद 19वीं शताब्दी में जो कला शैली पनपी थी वो शैली कौन सी थी? वो थी बंगाली शैली, यानी बंगाल शैली।
बात करते हैं आगे। रावण और जटायु, ये प्रसिद्ध चित्र है, ये किसका है? ये भी राजा रवि वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसके अलावा आगे अपन बात करें, अगला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल द्वारा भारतीय कला के लिए यानी भारतीय कला के लिए पुनर्स्थान की व्याख्या कीजिए। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल ने भारतीय कला को पुनर्स्थान दिलाने के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य किए, उनकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है, उनके बारे में बताना है। 1896 के वर्ष में जब 1896 का जो वर्ष है ना, यह भारतीय कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों? क्योंकि इस समय ईवी हेवेल ये कलकत्ता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बन गए थे और इसके संपर्क में कौन आए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर आए थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल दोनों ने मिलकर के भारतीय कला तत्वों की आवश्यकता को क्या किया? महसूस किया और पहचाना, और उन्हीं विषयों पर इसका आरंभ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से हुआ। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल ने भारतीय तत्वों को पहचाना और भारतीय कला को पहचान करके भारतीय कला के चित्र बनाना पुनः शुरू कर दिए। और कहां से शुरू किए? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में थी, वहां से शुरू कर दिए, जहां के ईवी हेवेल क्या थे? प्रधानाचार्य थे। अब आगे बात करते हैं, कलकत्ता में ललित कलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय तकनीकी विषयों को पाठ्यक्रम के साथ भी क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। यानी ललित कला के जो विषय थे उनको पाठ्यकला में क्या किया गया? जोड़ा गया था। और उनके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में अपन को मिलते हैं, अवनींद्रनाथ का टैगोर था यात्रा का अंत, जो मुगल तथा पहाड़ी शैली का प्रभाव दिखाई देता। यानी जो बंगाल शैली है, जो कलकत्ता स्कूल है, उसमें क्या है? भारतीय शैलियों, जैसे मुगल शैली भी भारत की थी और पहाड़ी शैली भी थी भारत की थी। जैसे राजस्थानी है, पहाड़ी है, मुगल, उन्हीं शैलियों पर आधारित क्या है? चित्र बनवाए थे। और उनका एक चित्र इसके उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, कौन सा? यात्रा का अंत, जो मुगल और पहाड़ी शैली का क्या है? संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है। इस चित्र में नई भारतीय शैली विकसित करने की एक इच्छा दिखाई देती है। यानी यात्रा का अंत नामक चित्र से ऐसे लगता है कि यहां से भारत में एक नवीन भारतीय शैली विकसित करने की एक इच्छा थी, जो रुचि थी अवनींद्रनाथ टैगोर की, वो उसमें नजर आती है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य यानी इसके बाद अवनींद्रनाथ के टैगोर के जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने भारतीय मूल्यों को पुनः क्या है? प्राप्त किया, जिससे कि भारतीय कला को क्या मिल सके? लाभ मिल सके। इसके आगे अगर अपन बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। भारतीय कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो कला दीर्घा है या जो स्टूडियो है, उसकी क्या करी? उन्होंने स्थापना करी, जिसमें स्वदेशी मूल्यों को फिर से क्या किया गया? प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो एक गैलरी है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये स्थापना करी थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्यों करी थी? क्योंकि अवनींद्रनाथ भारतीय कला और कलाकारों को क्या करना चाहते थे? प्रोत्साहित करना चाहते थे, यानी आगे बढ़ाना चाहते थे। बंगाल स्कूल ने आधुनिक भारतीय कला की क्या है? नींव रखी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी कि बंगाल स्कूल ने ही आधुनिक भारतीय कला की नींव रखी थी। यानी आधुनिक भारतीय कला की नींव किसने रखी? तो बंगाल स्कूल ने रखी थी। ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर यानी अवनींद्रनाथ ने जिस चित्र शैली का आरंभ किया, उसका प्रभाव उसके शिष्य कौन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार और अब्दुल रहमान चुगताई के चित्रों में स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। इसी के साथ ये जो अपना बंगाल शैली और जो स्वदेशी जो राष्ट्रीयवाद यानी सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद, ये जो लेसन था, ये अपना यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका क्या मिल सके? फायदा मिलते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।